हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। साइंस का मॉक टेस्ट जो हम लोग कर रहे थे एमसीक्यूज, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोस्ट गार्ड और नेवी हमारे एग्जाम के लिए, उसका पार्ट 3 है। और बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर हिंदी में मत कराओ, इंग्लिश में भी कराओ साथ में। ठीक है, तो हम लोगों ने टाइपिंग करके उसको इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में कर लिया। बट उसके पहले एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सबसे पहले तो पीडीएफ लेने के लिए इसकी तीन चीज़ें काम करो। ठीक है, पहली बात तो इसकी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इंग्लिश क्लास के लिए आप लोग ट्रिक इंग्लिश नाम के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और ए टू जेड स्टडी को भी सब्सक्राइब कर लो, ताकि ऐसे डेली क्लासेस के लिए आपको मतलब क्लासेस मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन आते रहेगा। और कल वीडियो नहीं आया, रीज़न क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इसमें बहुत सारे लोगों को फीवर वगैरह आ रहा है, जिसमें से मैं भी इसी के चपेट में आ गया था। ठीक है, फिलहाल चलो देखते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। बट उसके पहले एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि इंडियन कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम के लिए हम लोगों ने एक चीज़ तैयार किया था आपके 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 लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। ठीक है, वो क्या चीज़ है? इंडियन कोस्ट गार्ड की एक प्रैक्टिस है। ठीक है, और इस ये ई बुक है, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में है, और इसकी प्राइस भी बहुत कम है। आप चाहो तो इसको बाई कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है, और ये 10 मॉक टेस्ट है। ठीक है, कंप्लीट मॉक टेस्ट है, जिसमें कि आपको साइंस, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश वगैरह सब कुछ मिलेंगे, जीके जीएस। ठीक है ना, सिर्फ 60 रुपीज़ में आपको 10 मॉक टेस्ट मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्मेट में। बाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। और एक चीज़, हाँ गाइज, हम लोगों ने जो इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट किया उसमें पैसेज भी दिया है। भले आपके एग्जाम में पिछली बार पैसेज नहीं पूछा गया था, फिर भी हम लोगों ने पैसेज ऐड किया, क्योंकि अगर इस बार पूछ भी दे तो आपसे कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पढ़ के नहीं आए हो, अफसोस होना चाहिए, सब चीज़ें नहीं। ठीक है, तो हम लोगों ने पैसेज भी ऐड कर दिया है। तो आप चाहो तो पीडीएफ को बाई कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड के मॉक टेस्ट का। फिलहाल चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो भी है। और उस प्रैक्टिस सेट के अंदर टोटल 10 मॉक टेस्ट हैं, और एक मॉक टेस्ट के अंदर 60 क्वेश्चन होते हैं, तो टोटल 600 क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस के लिए बाई कर सकते हो, बाकी कोई फोर्स नहीं है। ठीक है ना, कि ये करोगे तो ही आपका एग्जाम निकलेगा, नहीं भी करोगे तो भी आपका एग्जाम निकलेगा। बट प्रैक्टिस के लिए ले लोगे तो बेटर रहेगा। फिर भी देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हम लोगों ने 40 तक कर लिया था, 41 से देखो क्या कह रहा है। पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक है, और नेक्स्ट पार्ट से हम लोग जरा ए बी सी डी करके देंगे। ठीक है ना, ये आधा अधूरा था क्योंकि जल्दीबाजी में हम लोग किए थे इसको। तो कल पार्ट कभी जो काम चल रही है, ठीक है ना, सबको टाइपिंग करवाया जा रहा है फिर से सारे क्वेश्चंस को। तो गाइज यहाँ पे देखो, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का उदाहरण क्या है। ठीक है, देखो पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन का मतलब क्या होता है। अगर कोई लाइट कहीं पे गया, ठीक है, और लाइट वहाँ पे रह के उस चीज़ को थोड़ा सा प्रकाशित करके वहाँ से फिर रिटर्न हो रहा है। ठीक है, और वहाँ पे जो भी चीज़ें हैं उसको क्या कर रहा है, लाइट में ला रहा है। ठीक है, तो एक तरीके से शॉर्ट में मैंने बता दिया। तो देखो हीरे का चमकना, हीरा चमक रहा है तो इसका मतलब लाइट इसके ऊपर गया है, उस लाइट को उसने अपने आप में ऑब्जर्व किया, फिर थोड़ा सा बाहर निकाला लाइट को, जिसकी वजह से उसमें साइन आ रही है। रेगिस्तान में मरीचिका, देखो मिरेज नाम का आपने सुना होगा, डेजर्ट में। ठीक है ना, जैसे प्रकाश आती है तो रेत में क्या लगता है कि पानी है वहाँ पे, बट एक्चुअली वहाँ पे जाने पे पानी नहीं होता है। और कांच में आई दरार का चमकना, जब कोई कांच में अगर लाइट जाता है और कांच के अंदर दरार होती है तो वो दरार चमकता है। ये तीनों के तीनों क्या हैं, सभी जो है पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के उदाहरण है। ठीक है, टोटल क्या है भाई, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एग्जाम्पल्स है। तो ये तीनों के तीनों हैं। चलो, और जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ आपको साइंस के, आप लोग पीडीएफ इसकी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम चैनल से, क्योंकि डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। देखो वाहनों में दो टाइप के दर्पण को यूज़ किया जाता है, अवतल को भी और उत्तल को भी। तो अवतल को कहाँ पे यूज़ किया जाता है, अवतल को हेडलाइट के रूप में यूज़ किया जाता है। रीज़न क्या है, अवतल दर्पण जो है ना बहुत दूर तक प्रकाश फैलाता है। तो गाड़ी चला रहे हो तो आपको प्रकाश को फैलाने की ज़रूरत है। ऐसा थोड़ी कि टायर के नीचे सिर्फ लाइट आ गया तो आप गाड़ी चला लोगे, नहीं ना, हमको आगे का दिखना चाहिए। इसीलिए लोग कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं ताकि दूर तक हमको रोशनी मिले, जब हम लोग हेडलाइट में यूज़ करते हैं। वहीं पे अगर देखा जाए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए सीट के पास जो दर्पण यूज़ करते हैं वो क्या होता है, वो होता है आपका उत्तल दर्पण। ठीक है, तो वाहनों के पीछे का दृश्य मतलब पीछे जो चीज़ें होती हैं, मतलब आपके पीछे से जो गाड़ी आ रही है उसको देखने के लिए जिस मिरर का यूज़ करते हैं हम लोग, देखते हो ना कि ड्राइवर के ऊपर एक शीशा लगा होता है जिसमें से कि वो पीछे का चीज़ों को देख रहा होता है। तो उस समय हम लोग उत्तल दर्पण का यूज़ करते हैं। ठीक है, कौन सा भाई, कॉन्वेक्स मिरर का। तो ये याद रखना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। आकाश में तारे का टिमटिमाना, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं, ये पूछ रहा है। ठीक है, आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं। तो आप लोग बोलोगे तारे चमकते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। देखो तारों के पास खुद का अपना लाइट नहीं होता है। ठीक है, वो जो लाइट हो जो भी वो लोग छोड़ रहे होते हैं वो लोग सूर्य से लेते हैं। और जब वो तारों से जो लाइट पृथ्वी तक आता है
तो बहुत सारे मीडियम से होके गुजरता है, माध्यम से, हमारे वायुमंडल के बहुत सारे माध्यम से। तो एक माध्यम से गया, फिर थोड़ा सा क्या होगा, वहाँ से रिफ्रैक्शन होगा उनका, तो मतलब थोड़ा सा इधर मुड़ेगा। जैसे देखो पानी के अंदर क्या होता है, अगर हम लोग लाइट जाते हैं ऐसे तो डायरेक्टली, थोड़ी डायरेक्ट जाता तो है नहीं, वो थोड़ा सा मुड़ता है और इस तरीके से लाइट जाता है। वही रीज़न है कि दूसरे मान लो फिर क्या हो गया, आसमान से निकला कुछ अलग सा एक मीडियम में, उससे प्रकाश मुड़ा, फिर आगे आया तो हो सकता है कि इस टाइप से थोड़ा सा मुड़ जाए, फिर आगे दूसरे में गया तो इस टाइप से मुड़े, जिसकी वजह से क्या होता है, वो टिमटिमाता हुआ दिखता है। एक्चुअली तारा टिमटिमाता नहीं है, बस वो प्रतीत होता है कि तारा टिमटिमा रहा है। वो होता है किसके वजह से, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि प्रकाश का रिफ्रैक्शन होता है वहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य से प्राप्त रंगों में किसका विक्षेपण सर्वाधिक होता है। विक्षेपण का मतलब बताओ क्या होता है, मैंने पढ़ाया था आपको, फैलाव, किसमें फैलाव ज़्यादा होगा, और जिसमें फैलाव ज़्यादा हो जाएगा जिस कलर में, वो दूर से उतना ही कम नज़र आएगा। फैलाव कम होगा तभी दूर से नज़र आएगा। तो बैगनी के अंदर, पर्पल के अंदर ज़्यादा फैलाव होता है, इसलिए वो दूर से नहीं दिखता, और लाल के अंदर सबसे कम फैलाव होता है विक्षेपण, जिसकी वजह से हम दूर से भी लाल रंग को देख लेते हैं। अब बोल रहा है प्राथमिक रंग किसे कहते हैं, ठीक है, प्राइमरी कलर के रूप में किसको जाना जाता है। देखो BRBG, ये तीनों जो है ना, RBG, आप लोग कोई भी ऐप, फोटोशॉप एडिटिंग ऐप यूज़ करते हो तो उसमें RBG दे रखता है, रेड ब्लू एंड ग्रीन, कलर को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। तो मेन प्राइमरी कलर इन्हीं को कहा जाता है, रेड ब्लू एंड ग्रीन को, ठीक है। तो RBG याद रखना इन सभी को। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है, तीनों के तीनों को हम लोग प्राइमरी या फिर प्राथमिक कलर कहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। हाँ, चलो क्वेश्चन कह रहा है अगला हमको, मनुष्य की आंखों में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। अच्छा ठीक है, इंसान कोई चीज़ दिख रहा है, देख रहा है तो कैसे देख रहा है, क्योंकि उसके आंखों में उस चीज़ की इमेज बन रही है, ठीक है। तो इमेज कहाँ पे, रेटिना के ऊपर बनती है ना। तो ये चीज़ तो आपको याद होगा, आप लोग 10th में पढ़ के आओगे, नहीं पढ़े तो फिर अभी पढ़ लो कि मनुष्य में जो भी चीज़ें बनती है, इमेज उसकी रेटिना के ऊपर बनती है। तो ठीक है, तो ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, फिजिक्स का क्वेश्चन है भाई, बायो का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे देखो क्या है, निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का यूज़ करते हैं। देखो एक दो टाइप के क्या होते हैं ना, यहाँ पे मायोपिया है, और एक क्या होता है हेट्रो, या फिर आप लोग फार साइटनेस कह सकते हो। ये एक निकट दृष्टि दोष और क्या होता है भाई, दूर दृष्टि दोष, ठीक है। तो मतलब दोनों में कैसा कैसा लेंस यूज़ करते हैं, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एक। जब हम लोग बोलते हैं निकट, ठीक है, तो निकट, अट, कट बोल रहे हो तो क्या लग रहा है, अ आ रहा है, नी क अट, ठीक है, निकट। तो इसके अंदर अ आ रहा है, तो अ से क्या हुआ, अवतल। तो निकट दृष्टि दोष में हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, हमको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती, बिल्कुल उल्टा हो जाता है, ध्यान देना। निकट दृष्टि दोष में हमको दूर की चीज़ें दिखाई नहीं देती है। कुछ लोग सोचते हैं ना कि निकट की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है तो निकट दृष्टि दोष कहेंगे, ऐसा नहीं है, उल्टा होता है ये, ठीक है। तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम लोग अवतल लेंस का यूज़ करते हैं, ओके ना। चलो आगे क्या कर रहे थे हम लोग, अभी दूर दृष्टि दोष पूछा, तो दूर बोल रहे हो तो क्या आ रहा है, दूर, तो ऊ आ रहा है कि ना इसके अंदर, निकट में अ आ रहा था और दूर में ऊ आ रहा है, तो दूर तो उत्तल लेंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलो इस तरीके से याद करना जैसे मैंने अभी जस्ट बताया आपको, ठीक है। आगे क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है। जब कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर के पास हो तो एक्चुअली वो चीज़ क्लियर नज़र आएगी, ठीक है। तो अगर आँख ठीक ठाक रहा तो वो सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि जो है उसकी मिनिमम जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है, नॉर्मल डिस्टेंस, और 25 सेंटीमीटर नॉर्मल आइज़ के लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस माना जाता है इसको, ठीक है। चलो आगे क्या क्वेश्चन कह रहा है, अंतरिक्ष में आकाश यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखता है, ठीक है। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो आकाश का रंग अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देता है, यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे ब्लू, ठीक है, कुछ लोग कह देंगे वाइट, बट एक्चुअली आकाश अंतरिक्ष में जाने पे वो ब्लैक नज़र आता है, ठीक है। तो एक चीज़ समझ लेना आप लोग, हम लोग नीचे से भरी देखेंगे तो ऊपर ब्लू नज़र आता है, क्यों, रीज़न तो मैंने बताया था आपको, क्योंकि समुद्र की पानी जो होती है वो नीली होती है, वहाँ से लाइट जाता है और रिफ्लेक्शन से पता चलता है कि वो सब क्या है, ब्लू नज़र आ रही है। लेकिन एक्चुअली जब आप ऊपर चल जाओगे तो फिर ऊपर से तो दिखेगा नहीं, तो आकाश काला, अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। सबके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है, आपको तो पता होगा ना, एम्पियर, ओम, जूल में से क्या है, ओम है, ठीक है। तो ओम जो है यहाँ पे ओम का स्पेलिंग जरा देख लेना एक बार, प्रतिरोध का मात्रक होता है, ठीक है ना। चलो आगे क्या क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक है, ठीक है, सेमीकंडक्टर कौन सा है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आयरन या फिर
ये ए और बी दोनों कह रहा है, ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम। तो गाइस देखो आयरन तो देखो अर्धचालक नहीं है, क्योंकि आयरन का यूज़ हम लोग एक कंडक्टर की तरह यूज़ करते हैं। सुपर कंडक्टर भी नहीं कह सकते, बट कंडक्टर है। सुपर कंडक्टर किसको, चांदी को कहते हैं। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों क्या है, सेमी कंडक्टर के अंदर आते हैं, कहने का मतलब अर्धचालक के अंदर आते हैं। तो ए और बी दोनों के दोनों क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। दोनों क्या है, अर्धचालक है, ठीक है। अब बल्ब के अंदर कैसा गैस भरा होता है, ये चीज़ पूछ रहे हैं। तो बल्ब के अंदर जो निर्वात तो होता नहीं, आपको पता है कि कोई ना कोई गैस भरी होती है। कौन सी गैस भरी होती है वो चीज़ कमेंट करके बताना आप लोग। वो जो भी गैस होती है वो इनर्ट गैस मतलब निष्क्रिय गैस होती है, ठीक है ना, ताकि वो किसी चीज़ से रिएक्शन ना करे वहाँ पे, ठीक है। चलो, तो वो निष्क्रिय गैस होती है, और कौन सी गैस भरी जाती है बल्ब के अंदर वो चीज़ कमेंट करके बताना, आपको पता भी है कि नहीं, ठीक है ना। आगे देखो, कह रहा है ना क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं ज़रा साइड में कर दूँ इसको। कह रहा है कि बिजली के फ्यूज़ तार किससे बने होते हैं, ठीक है ना। बिजली के फ्यूज़ का जो तार बना होता है वो किस चीज़ से बना होता है। तो बिजली का जो फ्यूज़ तार होता है ना, वो तांबा और टीन के मिश्र धातु से बना जाता है, ठीक है ना। तो वो फ्रॉम एन एलो ऑफ कॉपर एंड टीन, ठीक है ना। तो मिश्र धातु से ये बना होता है, किस किस से, तांबा और टीन के मिश्र धातु से। याद रखना, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये सब चीज़ें रटने वाली है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है। आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन देखो, ट्रांसफार्मर में एक ऐसा यंत्र है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो क्या करता है। तो ट्रांसफार्मर करता क्या, ये चीज़ बताओ। आप लोग कंफ्यूज मत होना, ट्रांसफार्मर क्या करता है वो। पहला ऑप्शन है एसी वोल्टेज को देखो उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में बदल देता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि अपना जो लो एसी वोल्टेज है उसको हाई एसी वोल्टेज में बदलता है। तीसरा कह रहा है कि ये सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा में प्रयुक्त होता है, मतलब ये सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट में प्रयोग किया जाता है। तो देखो एसी वोल्टेज का कहने का मतलब अल्टरनेटिव करंट, ठीक है ना, और डीसी कहने का मतलब डायरेक्ट करंट। तो जब भी ट्रांसफार्मर करता है वो एसी के ऊपर काम करता है, ठीक है, अल्टरनेटिव करंट के ऊपर, तो सी बिल्कुल सही है। लेकिन और भी चीज़ें देखो यहाँ पे, ट्रांसफार्मर में जब हाई वोल्टेज आएगी तो उसको लो करेगा, बिल्कुल सही है। जब लो रहेगी तो उसको हाई भी करेगा, ये भी सही है, ठीक है ना। तो ये तीनों के तीनों चीज़ें सही है इसके लिए। तो ये तीनों चीज़ें आप याद कर रखेंगे, ट्रांसफार्मर का ये वर्क है। चलो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि घरों में फ्यूज़ किस क्रम में जोड़े जाते हैं, ठीक है। घरों में जो फ्यूज़ के तार होते हैं, देखो घरों में दो टाइप के तार जोड़े जाते हैं, एक फ्यूज़ का तार और एक जो हम लोग पंखा वगैरह चला रहे होते हैं वो दोनों तार। तो घर में जब फ्यूज़ तार जोड़ेंगे तो उनको हम लोग श्रेणी क्रम में, सीरीज ऑर्डर में जोड़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, जब भी फ्यूज़ का तार जोड़ोगे तो वो कैसा क्रम में होता है, श्रेणी क्रम में होता है। और वहीं पे अगर हम लोग बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन आगे देखो कि घरों में पंखा बल्ब आदि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं, तो वो जो होते हैं वो पैरेलल ऑर्डर में, मतलब समांतर क्रम में होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ें याद रखना, जब भी बोलेगा फ्यूज़ तार तो श्रेणी क्रम में, सीरीज ऑर्डर में। और जब बाकी कोई अप्लायंस वगैरह बोल देगा, घर में पंखा बल्ब आदि कुछ भी रहेगा, तो उनको हम लोग समानांतर क्रम में जोड़ते हैं। इन्वर्टर एक ऐसा यंत्र है जो, इन्वर्टर क्या करता है ये चीज़ बताओ आप, ठीक है। इन्वर्टर करता क्या है, एसी वोल्टेज को डीसी में चेंज करता है, अल्टरनेटिव करंट को क्या डायरेक्ट करंट में बदल देता है, या फिर डायरेक्ट को अल्टरनेटिव करंट में बदल देता है, या फिर ये सिर्फ डीसी वोल्टेज में प्रयुक्त किया जाता है, या फिर ए और बी दोनों से। इनमें से सही कौन सा, देखो आपके घर में अगर इन्वर्टर होगा तो ऑब्वियस है कि दो या फिर एक बैटरी भी उसके साथ में होगी, ठीक है। तो ये मान लो आपका इन्वर्टर है, ठीक है, और ये आपकी मान लो दो बैटरी या फिर एक ही मान लो बैटरी है, ठीक है। तो ये जो इन्वर्टर करता क्या है, पहले ही तो ये बैटरी को चार्ज करता है, कहाँ से, घर में जो लाइन आ रहा है उस बोर्ड से हम लोग इसको चार्ज कर रहे हैं, मतलब यहाँ से एसी करंट ले रहा है और बैटरी को चार्ज करके इसमें डीसी करंट फिल कर दे रहा है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, लाइट कट गई तो हमको एक बल्ब जलानी है इन्वर्टर पे, ठीक है, बल्ब जलानी है। तो ये बैटरी से डीसी करंट ले रहा है और एसी करंट निकाल रहा है, ठीक है, ताकि बल्ब जल रहा है। तो इससे क्या समझ में आया, इन्वर्टर जो है एसी से डीसी में भी चेंज कर रहा होता है, बैटरी को चार्ज कर रहा है, और बैटरी से पावर लेके घर के बल्ब पंखा वगैरह जला रहा है तो वो एसी में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये दोनों काम करता है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों के दोनों सही है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है, ठीक है, ए और बी दोनों सही है। तो ये सब चीज़ें समझने वाली चीज़ें, रटने वाली नहीं। आगे क्या कह रहा है, अस्थाई चुंबक बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कैसे टाइप के, किस चीज़ का अस्थाई चुंबक बनता है, तो ये इस्पात का, ठीक है ना। तो इस्पात से ही अपना क्या बनता है, अस्थाई चुंबक बनती है, ठीक है। फिलहाल गाइस इतने पे हम लोग रहने देते हैं, बाकी जो मैंने अभी आपको बताया था मॉक टेस्ट के बारे में, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो प्रैक्टिस करने के लिए जरूर ले लेना, और टेलीग्राम चैनल वगैरह सब कुछ ज्वाइन कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। बाकी डिस्क्रिप्शन चेक करो, सबका लिंक दिया हुआ है।